नमस्ते। आज हमारे पास एक कहानी है जो सीधे दिलो दिमाग पर असर करती है। जंजीर और द्वीप के दानव। ये कहानी हमें दूसरे विश्व युद्ध के मैदान से खींचकर एक ऐसे अनजान द्वीप पर ले जाती है जहां जहां खतरा सिर्फ दुश्मन फौजी नहीं है। हाँ, बल्कि कुछ और ही है, कुछ ज्यादा भयानक। बिल्कुल। सोचिए, दो लोग हैं। एक जापानीज बिजनेसमैन साइटो, जिस पर गद्दारी का दाग है, हम्म। और दूसरा है एक ब्रिटिश सैनिक ब्रॉन्सन, जिसके मन में जापानियों के लिए बहुत गहरी नफरत है। हाँ, एकदम कड़वाहट भरी हुई है। और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि इन्हें एक ही जंजीर से बांध दिया जाता है जिंदगी भर के लिए। अविश्वसनीय क्रूरता है ये तो। है ना। और फिर ये एक अनजान खतरनाक द्वीप पर फंस जाते हैं जहां कोई कोई अमानवीय शक्ति इनका इंतजार कर रही है। तो आज हम इसी कहानी की तहों में उतरेंगे, किरदारों के बदलते रिश्तों को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। साइटो और ब्रॉन्सन दोनों एक जहाज पर कैदी हैं। दुश्मनी। दुश्मनी तो एकदम साफ है। हाँ, बिल्कुल। ब्रॉन्सन के लिए साइटो दुश्मन देश का है और साइटो की नजर में भी ब्रॉन्सन मतलब नफरती है। शायद इसलिए भी कि उसे अपने ही लोगों ने गद्दार मान लिया है ना? हाँ, ये भी एक एंगल है। और यही कहानी की शुरुआत में ही एक क्रूरता दिखाई जाती है। कमांडर का फैसला वही कि इन दोनों जानी दुश्मनों को हमेशा के लिए एक ही जंजीर से बांध दो। ये सिर्फ सजा नहीं है, ये तो एक तरह की मनोवैज्ञानिक यातना है। सही कहा। एक दूसरे की मौजूदगी ही उनके लिए सजा बन जाती है। बिल्कुल। ये उनके बीच के तनाव को तुरंत ही पीक पर पहुंचा देता है। ये दिखाता है कि युद्ध कैसे इंसान को सिर्फ दुश्मन के तौर पर देखने पर मजबूर कर देता है, उनकी इंसानियत जैसे छीन लेता है। बिल्कुल। और फिर अचानक बूम, जहाज पर हमला होता है। सबमरीन अटैक। हाँ, अफरा तफरी मच जाती है और इसी उथल पुथल में ब्रॉन्सन और साइटो भागने की कोशिश करते हैं। कमांडर उन्हें गोली मारने वाला होता है कि ब्रॉन्सन क्या करता है, वो साइटो को खींचकर समंदर में छलांग लगा देता है। हाँ, ये भी अजीब है ना। जिससे इतनी नफरत है उसी को खींचकर बचाया। क्यों? क्या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि बंधे हुए थे? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन था कि भाई अगर साइटो मरा तो जंजीर मुझे भी नीचे ले जाएगी, या कहीं कहीं अंदर अवचेतन में एक साथी कैदी को बचाने की एक हल्की सी चिंगारी थी? शायद दोनों का मिक्सचर हो सकता है। हाँ, लगता तो यही है। इस वक्त उनकी दुश्मनी और उनकी साझा मुसीबत, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। खैर, वो तैर कर एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं, बेहोश। जब साइटो को होश आता है तो पैर में बंधी हुई वो जंजीर देखकर उसकी घबराहट वो लौट आती है। उसे पास में एक मरे हुए सिपाही की बंदूक भी मिलती है। हाँ, और एक पल को वो सोचता है कि ब्रॉन्सन को खत्म कर दे, शायद आजादी मिल जाए। लेकिन तभी ब्रॉन्सन उठ जाता है और उठकर सीधा साइटो पर हमला। उफ। यहाँ देखिए, द्वीप पर पहुंचते ही बाहरी दुनिया का युद्ध उनके अंदरूनी युद्ध में बदल गया। वो जो जान बचाने की मूल प्रवृत्ति है ना, हाँ। वो उन्हें एक दूसरे के ही खिलाफ खड़ा कर देती है। उन्हें लगता है कि उनका सबसे बड़ा खतरा वो इंसान है जिससे वो बंधे हैं। उन्हें अभी अंदाजा ही नहीं है कि असली खतरा तो कुछ और ही है। बिल्कुल नहीं। और वो खतरा ज्यादा दूर नहीं होता। उनकी लड़ाई के बीच ही पानी से एक भयानक चीख सुनाई देती है। शायद साइटो के जख्मी पैर से जो खून बह रहा था। हाँ, शायद उसी की गंध से एक भयानक मॉन्स्टर पानी से निकलता है, बिजली की सी रफ्तार, नुकीले पंजे और सीधा ब्रॉन्सन पर हमला। अब सोचिए, साइटो की सिचुएशन, सीधा मौका है। एकदम। वो ब्रॉन्सन को मरने दे सकता है, अपनी नफरत का बदला ले सकता है, शायद आजाद भी हो जाए, कौन जाने। यही कहानी का पहला बड़ा साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। साइटो क्या करता है? वो गोली चलाता है। किस पर? मॉन्स्टर पर। ब्रॉन्सन को बचाने के लिए? हाँ, मॉन्स्टर घायल होकर पानी में गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ये पहली बार है जब साइटो अपनी नफरत से ऊपर उठकर उस दुश्मन को बचाता है जिससे वो जंजीर से बंधा है। क्यों? शायद उसे अचानक एहसास होता है कि इस द्वीप पर वो अकेले नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। उनकी आपसी दुश्मनी इस नए भयानक खतरे के सामने कुछ भी नहीं है, बौनी है। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था ज्यादा, कि अकेले इस मॉन्स्टर से निपटना नामुमकिन है, या वाकई में इंसानियत का कोई अंश जागा? शायद शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी ही ज्यादा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली बात है ना। हाँ। लेकिन ये कदम उनके रिश्ते की दिशा बदलने वाला साबित होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर जीना है तो साथ मिलकर ही जीना होगा।
ये सिर्फ एक बाहरी समझौते की शुरुआत नहीं है, बल्कि उनके अंदरूनी नजरिए में बदलाव की पहली आहट है, कह सकते हैं। इसके बाद द्वीप तय करते हैं कि एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। चलो ठीक है, लेकिन बात कैसे करें? भाषा अलग है। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। वे इशारों और हाव भाव से कोशिश करते हैं। सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगी वो। बहुत ज्यादा। एक पल तो ऐसा आता है जब साइटो इतना टूट जाता है कि वो आत्महत्या करने की कोशिश करता और है। यहाँ कौन रोकता है उसे? ब्रॉन्सन। हाँ, वही ब्रॉन्सन जो कुछ देर पहले उसे मारना चाहता था। ये दिखाता है कि साझा खतरा और मजबूरी कैसे धीरे धीरे ही सही नफरत की दीवारों को कमजोर कर सकती है। ब्रॉन्सन उसे इशारों में समझाता है कि अरे, हमें मिलकर मॉन्स्टर से लड़ना होगा। ये सिर्फ साइटो को बचाना नहीं था, ये एक तरह से अपनी उम्मीद को भी बचाना था। फिर उन्हें किनारे पर कुछ बहके आया हुआ सामान मिलता है। और वहीं ब्रॉन्सन को अपने एक युवा साथी सैनिक की लाश मिलती है। वो टूट जाता है, गुस्से में जापानियों को कोसता है। साइटो उसकी भाषा तो नहीं समझता, लेकिन दर्द समझता है। हाँ, वो उसे पानी पिलाता है। ये छोटे छोटे पल कितने मायने रखते होंगे उस सिचुएशन में। बिल्कुल, यहाँ मानवीय भावनाएं जो हैं वो भाषा की दीवार को पार कर जाती हैं। साझा दुख, साझा जरूरतें, ये वो गोंद हैं जो धीरे धीरे इन दो टूटे हुए इंसानों को जुड़ने लगती हैं। कहानी हमें दिखाती है कि सहानुभूति के लिए शब्दों की जरूरत हमेशा नहीं होती। फिर वे साथ में केकड़े पकाकर खाते हैं, इशारों में एक दूसरे के नाम सींचते हैं। साइटो, ब्रॉन्सन। फिर ब्रॉन्सन जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। और तभी साइटो इशारे से जंजीर की कमजोर कड़ी बताता है। ये भरोसे का एक बड़ा कदम है ना? बहुत बड़ा। ब्रॉन्सन पहले हिचकिचाता है, जाहिर है, पर फिर कोशिश करता है और जंजीर ढीली पड़ जाती है। और फिर साइटो एक ही झटके में ब्रॉन्सन के पैर की जंजीर तोड़ देता है। आजादी। हाँ, दोनों खुश होते हैं, शायद पहली बार खुलकर हंसते हैं उस द्वीप पर। लेकिन उनकी ये खुशी शायद अंधेरे में छुपी किसी चीज का ध्यान खींच लेती है, हमेशा की तरह। हाँ, और देखिए, जंजीरों का टूटना यहाँ बहुत सिंबॉलिक है। ये सिर्फ फिजिकल आजादी नहीं है, सही, ये उस आपसी बंधन का टूटना भी है जो नफरत पर आधारित था। अब वे साथ रहने या अलग होने का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, टेक्निकली तो कर सकते हैं। और साइटो का कमजोर कड़ी बताना और ब्रॉन्सन का उस पर भरोसा करना, ये दिखाता है कि उनके बीच नफरत की जगह मजबूरी से ही सही पर एक तरह का विश्वास पनपने लगा है। लेकिन हाँ, खतरा अभी जस का तस है। और खतरा नए रूप में आता है। उन्हें 2 जापानी फौजी मिलते हैं, अरे बाप रे, जिनके साथ एक कैदी भी है। ब्रॉन्सन को तुरंत शक होता है कि बस अब साइटो अपने लोगों के साथ मिल गया है, वो उसे धोखा देगा। जाहिर सी बात है, उसका शक करना लाजमी है। लेकिन साइटो उसे छिपने का इशारा करता है और खुद फौजियों से मिलने जाता है। ये साइटो के लिए एक और अग्नि परीक्षा है। फौजियों को साइटो के गद्दार होने की अफवाह पता है। उन्हें शक होता है कि द्वीप पर कोई और भी है, शायद कोई दुश्मन सैनिक। वे साइटो पर दबाव डालते हैं। यहां साइटो अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। क्या वो अपने देशवासियों का साथ देगा या उस दुश्मन का जिसने अब तक उसका साथ दिया है? और तभी जैसे किस्मत को यही मंजूर था, मॉन्स्टर की भयानक दहाड़। हाँ, माहौल एकदम बदल जाता है। एक फौजी आवाज की दिशा में एक गुफा की तरफ जाता है और मॉन्स्टर पलक झपकते ही उसका हाथ काट देता है। ओह माय गॉड। दूसरा फौजी घबराकर साइटो को ही मारने लगता है, शायद उसे गद्दार समझकर। और इसी पल ब्रॉन्सन बाहर निकलकर साइटो को बचाता है। सोचिए, एक ब्रिटिश सैनिक एक जापानी सैनिक से दूसरे जापानी सैनिकों के सामने बचा रहा है। यहाँ वफादारी की सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। देश, कौम सब पीछे छूट जाता है। सिर्फ 2 इंसान बचते हैं जो एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मॉन्स्टर का कहर बरसता है। वो दूसरे फौजी का सर काट कर फेंक देता है और फिर उस बेबस कैदी को भी मार डालता है। ब्रॉन्सन और साइटो भागते हैं, मॉन्स्टर उनके पीछे। हाँ, भागते भागते ब्रॉन्सन पीछे रह जाता है, मॉन्स्टर से पकड़ लेता है। लेकिन साइटो भागने की बजाय वापस मुड़ता है और उसे बचाता है। वे जैसे तैसे बचकर भागते हुए एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं, बुरी तरह जख्मी। हर बार मौत को करीब से देखना, हर बार एक दूसरे को बचाना, ये उनके रिश्ते को सीमेंट कर रहा है। ये अब सिर्फ मजबूरी का साथ नहीं रहा। नहीं, अब नहीं। ये साझा अनुभव, साझा खतरों और एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता से बना एक गहरा बंधन बनता जा रहा है। कहानी का तनाव लगातार बना हुआ है, एक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
अगले दिन वे बुरी हालत में उठते हैं। जख्म गहरे हैं। साइटो किसी तरह अपने सीने में धसी कोई नुकीली चीज निकालता है। ब्रॉन्सन पानी के पास गिर जाता है, पर बच जाता है। कुछ देर के लिए वे अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दूसरे को ढूंढते हैं। अब अकेले होने का ख्याल भी शायद उन्हें डराता होगा। बिल्कुल। ये अलगाव और फिर मिलना उनके जुड़ाव को और पुख्ता करता है। वे अब सिर्फ जंजीर से नहीं बल्कि एक अदृश्य धागे से बंधे महसूस करते होंगे। इसी बीच ब्रॉन्सन एक मगरमच्छ से बाल बाल बचता है और तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो गेम चेंजर है। क्या? वो मॉन्स्टर को अपने जख्मों को किसी पौधे से ठीक करते हुए देखता है। क्या बात कर रही हैं? मतलब इंटेलिजेंट है? हाँ, उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक खूंखार जानवर नहीं है, इसमें सोचने समझने की शक्ति है, ये बुद्धिमान है। तभी मगरमच्छ मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे आसानी से चीर डालता है। ओहो, मॉन्स्टर की बुद्धिमत्ता का पता चलना ये कहानी में एक नया और ज्यादा भयानक आयाम जोड़ता है। अब खतरा सिर्फ फिजिकल ताकत का नहीं है, नहीं, बल्कि दिमागी लड़ाई का भी है। उनका दुश्मन अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि वो योजना बना सकता है, सीख सकता है। ये सर्वाइवल की लड़ाई को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। उधर साइटो को भी कुछ सुराग मिलते हैं। उसे एक पेड़ से लटकी लाश मिलती है। अरे, और पास के गड्ढे में एक और मरे हुए मॉन्स्टर का सिर। उसे लाश के पास से बंदूक और गोलियों के खोल मिलते हैं। अच्छा। तो वो समझ जाता है कि कोई और भी था जिसने इस मॉन्स्टर को मारा था। हाँ, और उसे एक तलवार और पिस्टल मिल जाती है। उम्मीद की एक किरण कह सकते हैं। ये खोज बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि मॉन्स्टर अजय नहीं है, उसे मारा जा सकता है। साथ ही ये द्वीप के रहस्य को और गहरा करता है। वो कौन था जिसने मॉन्स्टर को मारा? क्या वो बच पाया? ये छोटी छोटी खोजें किरदारों को हथियार और जानकारी तो देती हैं, लेकिन द्वीप की भयावहता को भी उजागर करती हैं। फिर दोनों को एक टूटे हुए प्लेन का मलबा मिलता है, अलग अलग हिस्सों में। शायद उसी प्लेन का जिसमें वो लाश मिली थी। हो सकता है। ब्रॉन्सन को प्लेन के अंदर से फ्लेयर गन, लाइटर जैसी काम की चीजें मिलती हैं और वो कुछ जुगाड़ करके एक हथियार भी बना लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या? उसे प्लेन के पंख पर एक जिंदा बॉम्ब मिलता है। बॉम्ब? अरे वाह! हाँ, प्लेन का मलबा और बॉम्ब, ये टेक्नोलॉजी बनाम प्रकृति की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है ना? क्या इंसान की बनाई चीजें इस प्राचीन क्रूर ताकत का सामना कर पाएंगी? ये उनके लिए उम्मीद भी है और बहुत बड़ा खतरा भी। बिल्कुल, बॉम्ब उनकी आखिरी उम्मीद हो सकता है। दोनों फिर मिलते हैं। साइटो ब्रॉन्सन को एक गुफा दिखाता है जहां उसने एक मादा मॉन्स्टर को अंडों पर बैठे देखा है। ओह, मादा मॉन्स्टर। हाँ, ब्रॉन्सन तुरंत उसे और अंडों को खत्म करना चाहता है कि भाई जड़ से मिटा दो। हाँ, एक सैनिक की तरह सोच रहा है वो, दुश्मन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो। लेकिन साइटो उसे रोकता है। उसका मानना है कि इससे बाकी मॉन्स्टर्स भड़क जाएंगे और उनका जीना मतलब मुश्किल हो जाएगा। यहाँ उनके बीच फिर से मतभेद उभरता है, लेकिन इस बार ये दुश्मनी का नहीं बल्कि रणनीति का है। सही। ब्रॉन्सन का नजरिया है दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने का, जबकि साइटो ज्यादा सतर्क है। वो परिणामों से डर रहा है। ये दिखाता है कि एक ही लक्ष्य यानी जीवित रहना को पाने के लिए भी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है, बस अलग अलग जोखिम है। आखिरकार वो प्लेन वाले बॉम्ब को ही मादा मॉन्स्टर की गुफा में लगाने का फैसला करते हैं। लेकिन एक और मुश्किल। क्या? बॉम्ब का ट्रिगर टेढ़ा है। उसे ठीक करने के लिए प्लेन के मलबे से एक इमरजेंसी हथौड़ा लाना होगा। ओहो, एक और चक्कर। साइटो गुफा पर नजर रखने को तैयार होता है, लेकिन तभी मादा मॉन्स्टर की आवाज आती है और वे दोनों साथ में हथौड़ा लेने जाते हैं। ये देखिए, अब वे अकेले जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। उनका साथ जाना अब जैसे डिफॉल्ट मोड बन गया है। वे एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ये उनके रिश्ते के विकास का चरम बिंदु है शायद। बिल्कुल। प्लेन के पास पहुंचते ही जाहिर है मॉन्स्टर हमला कर देता है। अरे यार। वे मिलकर लड़ते हैं। ब्रॉन्सन जैसे तैसे हथौड़ा निकाल लेता है। उनकी फ्लेयर गन बुझने लगती है, अंधेरा छा जाता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है। बाल बाल बचे। वे वापस गुफा पहुंचते हैं। ब्रॉन्सन बॉम्ब ठीक करने लगता है, साइटो पहरा देता है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। हाँ, ये सीन उनकी आपसी निर्भरता और समन्वय को बखूबी दिखाता है। युद्ध के मैदान के दो दुश्मन अब एक खतरनाक मिशन पर निकले दो साथियों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन खतरा पीछा नहीं छोड़ता। मॉन्स्टर फिर हमला करता है। साइटो से छुरा घूंपता है, पर खुद दीवार से टकरा जाता है। मॉन्स्टर ब्रॉन्सन पर झपटता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। ऐसा लगता है सब खत्म। नहीं। तभी साइटो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर की आंख में गोली मार देता है। मॉन्स्टर तिलमिला उठता है और फिर शायद गुस्से और हताशा में साइटो अंडों पर गोली चला देता है। ओह,
अंडों पर। हाँ, एक नन्हा मॉन्स्टर मर जाता है। अब मादा मॉन्स्टर का गुस्सा मतलब 7वें आसमान पर है। वो पागल हो जाती है। ये बहुत बड़ा टर्न है। बच्चे का मारा जाना लड़ाई को पर्सनल बना देता है। अब ये सिर्फ क्षेत्र या भोजन की लड़ाई नहीं रही, ये बदला बन गया है। हाँ, मादा मॉन्स्टर का गुस्सा अब ज्यादा केंद्रित और ज्यादा खतरनाक होगा। साइटो के इस कदम ने जोखिम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्रॉन्सन बहुत बुरी हालत में है, मौत के करीब। वो अपना बचा खुचा सामान साइटो को देता है और उसे जाने को कहता है। क्या मतलब, वो खुद को कुर्बान कर रहा है? हाँ, ताकि साइटो बच सके। सोचिए, जिस आदमी से वो इतनी नफरत करता था शुरू में, उसके लिए जान दे रहा है। ये उनके रिश्ते का सबसे मार्मिक और शक्तिशाली क्षण है। नफरत से शुरू हुआ सफर कुर्बानी पर आकर खत्म हो रहा है। ब्रॉन्सन का ये बलिदान दिखाता है कि चरम परिस्थितियों में इंसानियत किस हद तक जा सकती है। ये दोस्ती और वफादारी की मतलब चूड़ंत मिसाल है, जो युद्ध और दुश्मनी की सीमाओं को लांघ गई है। साइटो भारी मन से गुफा से बाहर आता है। पीछे ब्रॉन्सन बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। एक पल लगता है कि बॉम्ब नहीं चलेगा। ओह नो! लेकिन फिर वो चल जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। गुफा तबाह हो जाती है। तो ब्रॉन्सन? हाँ, साइटो अकेला रह गया है। दोस्त को खोने का दुख उसे तोड़ देता है। लेकिन तभी उसे मलबे से मॉन्स्टर की चीख सुनाई देती है। क्या वो बच गई? हाँ, वो बच गई है। साइटो समंदर किनारे की तरफ भागता है, हार मानकर रेत पर बैठ जाता है। लेकिन फिर उसे ब्रॉन्सन की कुर्बानी याद आती है। वो हार नहीं मान सकता। नहीं, वो लड़ने का फैसला करता है। ब्रॉन्सन की कुर्बानी साइटो के लिए प्रेरणा बन जाती है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये उस दोस्ती को सम्मान देना है जिसके लिए ब्रॉन्सन ने जान दी। ये अस्तित्व की लड़ाई का अंतिम पड़ाव है। साइटो रेत में जाल जैसा कुछ बिछाता है, शायद कोई डमी रखकर। मादा मॉन्स्टर गुस्से में उस पर हमला करती है और तभी साइटो रेत से निकलकर उसका सामना करता है। तलवार उसके हाथ में है। फाइनल बैटल। हाँ, भयानक लड़ाई होती है। साइटो खुद भी बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन वो मादा मॉन्स्टर का पेट चीरने में कामयाब हो जाता है। तो उसने मार दिया। मादा कमजोर होकर गिर पड़ती है, मरने वाली है। साइटो अपनी तलवार उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन फिर रुक जाता है। हाँ, वो तलवार को जमीन में गाड़ देता है। उसने उसे मारा नहीं। क्यों? पता नहीं। तभी उसे जंगल से और मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, पर वो टूट चुकी है और फिर वो बेहोश हो जाता है। साइटो का अंतिम क्षण में मादा मॉन्स्टर को ना मारना, ये कहानी का सबसे रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। क्या ये दया थी? क्या इतने खून खराबे के बाद मतलब लड़ने की इच्छा ही खत्म हो गई थी? हो सकता है। या शायद उस मादा में जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी, उसने कहीं न कहीं जीवन का, मातृत्व का सम्मान देखा। या ये सिर्फ थकावट और निराशा थी कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। ये सवाल कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। साइटो की आंख एक अमेरिकी जहाज के बिस्तर पर खुलती है। उसे बचा लिया गया है। एक ऑफिसर एक ट्रांसलेटर की मदद से उससे पूछताछ करता है। अच्छा। जब वो ब्रॉन्सन के बारे में पूछते हैं, साइटो चुप रहता है। वो बस इतना बताता है कि उसने अपने जापानी कमांडर को इसलिए मारा था क्योंकि वो अपने साथियों को बेकार में मौत के मुंह में धकेल रहा था। उसे ब्रॉन्सन के साथ बिताए पल याद आते हैं। वो सफर जो नफरत से शुरू होकर एक गहरी अनकही दोस्ती तक पहुंचा था। उसकी चुप्पी ब्रॉन्सन के प्रति सम्मान है। वो शायद उस रिश्ते की पवित्रता को बाहरी दुनिया के सामने खोलना नहीं चाहता। वो कहानी सिर्फ उन दोनों की थी, उस द्वीप की थी। उसका कमांडर को मारने का कारण बताना भी उसके चरित्र के बदलाव को दिखाता है। वो अब अंधे आदेशों को मानने वाला सैनिक नहीं, बल्कि सही गलत का फैसला करने वाला इंसान बन चुका है। ऑफिसर आखिरी सवाल पूछता है, क्या द्वीप पर कोई और जिंदा है? और साइटो क्या कहता है? साइटो जवाब देता है, नहीं। जहाज द्वीप से दूर जाने लगता है और कैमरा हमें दिखाता है कि द्वीप पर वैसे ही और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अंत बहुत शक्तिशाली और अस्पष्ट है। साइटो शारीरिक रूप से बच गया है, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से उस द्वीप से कभी निकल पाएगा? और द्वीप पर खतरा बना हुआ है, शायद पहले से भी ज्यादा। ये कहानी युद्ध की निरर्थकता पर तो सवाल उठाती ही है, साथ ही ये भी दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को बाहर ला सकती हैं। ये दोस्ती, कुर्बानी और अस्तित्व की लड़ाई की एक यादगार कहानी है।
तो ये थी जंजीर और द्वीप के दानव की कहानी की हमारी पड़ताल। जंजीरों ने दो दुश्मनों को बांधा, लेकिन द्वीप के खतरों और साझा अनुभवों ने उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो शायद सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं बन पाता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत कितनी लचीली हो सकती है, नफरत कैसे सम्मान और दोस्ती में बदल सकती है, और जीवित रहने की इच्छा हमें क्या कुछ करने पर मजबूर कर सकती है। और हाँ, द्वीप पर बचे हुए मॉन्स्टर्स एक चेतावनी की तरह हैं। शायद कुछ संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, बाहरी भी और भीतरी भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं, क्या साइटो ने वाकई उस मादा मॉन्स्टर को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था? अगर हाँ, तो क्या ये उसकी बदली हुई इंसानियत का सबूत था, या ये एहसास कि नफरत और लड़ाई का ये चक्कर अंतहीन है और कभी कभी छोड़ देना ही जीत होती है? सोचने वाली बात है।